नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, उसके बाद चुनाव होना है और नियुक्ति और चुनाव ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं वो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद होंगी। ये दो चीज़ें तय हैं। बाकी इस समय सोशल मीडिया पर परम ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरह से कहिए नियुक्त कर दिया है। उन्होंने तय कर दिया कि कौन होने जा रहा है और क्यों होने जा रहा है। उनके आप तर्क सुनेंगे और वो जिन नामों को चला रहे हैं आप सुनेंगे तो आपको सिर्फ उन पर तरस आ सकता है, हंसी भी नहीं आएगी। लेकिन उनकी बात छोड़ दीजिए। जो अभी सामने दिखाई दे रहा है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है 3 हिस्सों में दिया जा सकता है। पहला हिस्सा है कैसा अध्यक्ष होना चाहिए। तो अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसको राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, जैसे सिलेक्शन कमेटी के लिए क्रिकेट के चुने जाते हैं, जब मेंबर और या चेयरमैन चुने जाते हैं तो शर्त होती है कि इतने टेस्ट मैच खेले हों, इतने वनडे खेले हों। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर चुका हो। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर चुके होने का मतलब है कि उसको विभिन्न प्रदेशों का प्रभार उसके पास रहा होगा। तो उस प्रभार के दौरान उसने कैसी परफॉर्मेंस दी, उसके प्रभारी होते हुए जिन राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रही, एक। दूसरा, उसके प्रभारी रहते हुए उन राज्यों में संगठन में कैसा समन्वय था, संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया या संगठन को कमज़ोर करने के लिए काम किया। और अगर सरकार और भी है तो संगठन और सरकार में तालमेल के लिए किस तरह का काम किया, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। और उम्र का तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए कि वो भाग दौड़ कर सके। इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो 2029 का लोकसभा चुनाव कराएगा। तो उसी के कार्यकाल में देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा। उसी के कार्यकाल में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33%, 33% सीटें आरक्षित होंगी। ये पहली बार होगा। और अगर ये नया कानून बन सका तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बन गया तो सभी राज्यों की विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ साथ होगा। तो उसके सामने चुनौतियां और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होंगी। अब दूसरी बात आती है कि कौन अध्यक्ष हो सकता है या किसे होना चाहिए। तो इस समय लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध कैसे हैं मुझे नहीं पता। अच्छे हैं कि खराब हैं ये भी नहीं पता। मैं केवल जो बात कर रहा हूँ वो जनधारणा की। जनधारणा ये है कि संबंध अच्छे नहीं हैं। और देखिए, फिर मैं बार बार कहता हूँ और आप भी इस बात को मानते होंगे, सभी लोग मानेंगे कि राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में रियलिटी से ज़्यादा मैटर करता है परसेप्शन, यानी सच्चाई से ज़्यादा जो धारणा बनती है उसके आधार पर लोग निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर लोग बातें आगे करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नया ऐसा हो जो इस धारणा को ख़त्म कर सके, सच्चाई को सामने ला सके कि वास्तविकता क्या है। और दूसरा, उसमें ईगो नहीं होना चाहिए। अगर उसका अपना निजी ईगो होगा तो वो समस्याओं को सुलझाएगा नहीं, नई समस्याएं पैदा करेगा। और एक बात और होना चाहिए कि वो अध्यक्ष पद पाकर परम संतुष्ट ना हो जाए कि बस मुझे जो हासिल करना था कर लिया। अगर कुछ चाहिए नहीं होता है तो 2 परिस्थितियां होती हैं। एक कि अब हमको आगे कुछ पाना नहीं है, आगे कुछ मिलना नहीं है, जिस अर्थ में भी लेना चाहें, तो हम अपनी एक विरासत छोड़ कर जाएँ, अपनी एक छाप छोड़ कर जाएँ कि हम जब इस पद पर थे तो ये किया। दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि जब ये तय हो गया कि अब आगे कुछ मिलना नहीं है या इच्छा नहीं है तो फिर हमें क्या मतलब, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जब तक हैं तब तक है। ये जो है, अगर इस तरह की धारणा वाला व्यक्ति होगा तो वो चौपट ज़्यादा करेगा चीज़ों को बनाने की बजाय। दूसरा, ये जो धारणा की बात कर रहा था, बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि संघ की अब ज़रूरत भाजपा को नहीं है, भाजपा बहुत सक्षम हो चुकी है। तो उनके इस बयान ने और उसके बाद चुनाव नतीजों के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बयान आया, मैं उन्होंने जो बयान दिया उसकी मेरिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ।
उन्होंने जो बात कही वो आज भी सच है, वो 200 साल पहले कही जाती तो भी सच होती, और 200 साल बाद कही जाएगी तब भी सच होगी। बात है टाइमिंग की, किस समय कही जाए। देखिए, समय का आम जीवन में भी देख लीजिए, किस समय आप क्या करते हैं उसका महत्व होता है। आप किसी की मौत के समय शहनाई नहीं बजाते, और किसी की शादी के समय मातम की धुन नहीं बजाते। वो न तो मातम की धुन गलत है, न शहनाई गलत है, आपकी टाइमिंग गलत है। तो किस समय पर आप क्या कर रहे हैं इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, और इसका प्रभाव भी पड़ता है। नया अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो भाजपा और संघ के बीच में समन्वय का काम करे। समन्वय का काम कौन कर सकता है? जिस पर दोनों का भरोसा हो, जो एक तरफा नज़र ना आ रहा हो। दोनों पक्षों में से किसी को नहीं लगना चाहिए कि ये हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, हमारी बात आगे बढ़ाएंगे नहीं, ये तो उस पक्ष में खड़े हैं। तो जो किसी पक्ष में नहीं खड़ा है ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन दोनों को लगे कि हमारे पक्ष में है, तब वो समन्वय का काम कर सकता है, क्योंकि तब विश्वास होगा उस पर कि ये हमारे साथ जो है विश्वासघात नहीं करेगा, हमको धोखा नहीं देगा, हमारी बात जैसी है अगर रखना है कहीं तो वैसी ही रखेगा, अपनी ओर से इसमें मिलाकर जो हमारे खिलाफ चली जाए नहीं रखेगा। और दूसरे पक्ष को नहीं लगे, ये नहीं लगना चाहिए ये जो बात रख रहे हैं ये दूसरे पक्ष के केवल फायदे को देखकर अपनी बात रख रहे हैं, वो संगठन के और सरकार के व्यापक हित को देखकर काम नहीं कर रहे हैं। इस समय दुनिया इतिहास के जिस मोड़ पर खड़ी है, विश्व की व्यवस्था में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे में अगर अंदरूनी झगड़े रहेंगे तो इसका नुकसान केवल भाजपा को या मोदी सरकार को या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं होगा, भारत को होगा, और उसका असर पूरी दुनिया पर भारत का जो प्रभाव है उस पर पड़ेगा। तो इस समय एकता की जितनी ज़रूरत है शायद ही पहले कभी रही हो। एकता होना ही ज़रूरी नहीं है, एकता का संदेश जाना भी ज़रूरी है। आप एक हो ही नहीं, एक दिखें भी, ये भी ज़रूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नया ऐसा होना चाहिए जो इस चुनौती का सामना कर सके। अब नया अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो संगठन को चुस्त दुरुस्त कर सके और संगठन और सरकार में तालमेल बिठा सके। 2 राज्यों का उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र, जहाँ लगभग 2.5 साल से कोई संगठन मंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसमें इस बात की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि इतने लंबे समय तक राज्य का कोई संगठन मंत्री ना हो। और संगठन मंत्री की नियुक्ति में संघ की भी भूमिका होती है और भाजपा की भी रजामंदी होती है। ये दोनों के तालमेल से होता है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इससे ये संदेश जाता है कि कहीं तालमेल में कमी है, या क्या व्यक्तियों का अभाव हो गया है। तमाम तरह के सवाल उठेंगे। जब वास्तविकता सामने नहीं होगी, तथ्य नहीं होगा, तो अनुमान लगाए जाएंगे। वो अनुमान सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। वो अनुमान जो है किसी एजेंडा से प्रेरित भी हो सकते हैं, और वो अनुमान जो है निश्चल भी हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे कुशल प्रशासक, सबसे योग्य मुख्यमंत्री हैं। विचारधारा पर उनकी स्पष्टता देखिए कि उन्होंने जो बात कही कि अगर बटोगे तो कटोगे, उसको थोड़ा सा बदलकर कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। उन्होंने महाराष्ट्र में अभी 2 दिन पहले कहा कि अगर हम बटेंगे तो हमको बांटने वाले बाद में महफिल सजाएंगे। संदेश दोनों का एक ही है कि बंटना नहीं है। लेकिन आप देखिए इस बात को योगी जी को बोले हुए मुझे लगता है लगभग महीना भर हो रहा होगा। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तब से बोल रहे हैं। उसके बाद से आपने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, बाकी देश की बात छोड़ दी, उत्तर प्रदेश के किसी नेता को इस बयान पर आगे टिप्पणी करते हुए, इसका समर्थन करते हुए, इसके पक्ष में बोलते हुए कोई दिखाई दिया क्या? तो उत्तर प्रदेश में संगठन सरकार के खिलाफ खड़ा है। अगर संगठन में ताकत होती हो तो अच्छी बात है कि इतनी क्षमता नहीं है। ताकत होती तो वो अपनी ही पार्टी की सरकार गिरा देता। तो इस तरह से तो संगठन और सरकार में तालमेल नहीं हो सकता। इस तरह से न तो संगठन और सरकार में तालमेल की कोई कोशिश हो रही है, और न ही जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसको बनाने की, सुधारने की कोशिश हो रही है। तो संगठन और सरकार, जहाँ भी राज्यों में सरकार है, वहाँ एक सम्मानजनक संबंध होना चाहिए संगठन और सरकार के बीच में।
बिना उसके ये तालमेल बन नहीं सकता। दोनों एक दूसरे की ताकत होते हैं। अगर दोनों मिल जाएंगे तो वो ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ संगठन की मजबूती, प्रदेश या देश के स्तर का मामला है तो देश का हित किस में है ये देखे, संगठन का हित किस में है ये देखे। अगर वो अपना हित देखता है, उसे लगता है कि नहीं हम जो समझ रहे हैं वही होना चाहिए, संगठन को फ़ायदा हो नुकसान हो, सरकार को फ़ायदा हो नुकसान हो, इससे मतलब नहीं है, तो फिर समस्या आएगी, तो स्थिति बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। तो अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जिसको राजनीति की समझ हो, विचारधारा के बारे में बिल्कुल स्पष्टता हो और जो ज़मीन पर समाज सेवा का काम कर चुका हो। मिल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग, नितांत अभाव नहीं है ऐसे लोगों का, लेकिन सवाल ये है देखने की, और देखने की दृष्टि की। वो दृष्टि तब जाएगी जब आपके सामने लक्ष्य केवल संगठन होगा, संगठन की मजबूती होगा, संगठन की भलाई होगा। ये मेरा आदमी, ये तेरा आदमी, ये मेरे पक्ष में रहेगा, ये उसके पक्ष में तो नहीं चला जाएगा, कहीं ये उनसे मिला हुआ तो नहीं है। अगर ये सब सवाल किसी को लेकर मन में आएंगे तो आप किसी निष्पक्ष निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। उस कसौटी सिर्फ एक होनी चाहिए कि संगठन का भला होगा या नुकसान होगा, ये संगठन को मजबूत करेगा या कमज़ोर करेगा, संगठन के लिए काम कर भी पाएगा कि नहीं, सबको साथ लेकर चल पाएगा कि नहीं, और समन्वय स्थापित कर पाएगा कि नहीं, और सबसे बड़ी बात संवाद की निरंतरता। लगातार संवाद होने से बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। समस्या पैदा होती है संवादहीनता की स्थिति में। तो संवाद जो है वो नदी के प्रवाह की तरह है, रुक जाए तो पानी सड़ जाता है, लगातार बहता रहे तो निर्मल रहता है। तो ये तय करना है, जिन लोगों को भी अध्यक्ष पद का फैसला करना है उनको ये सब बातें सोचकर करना चाहिए। इसमें बृहत्तर हित है समाज का, संगठन का, सरकार का, देश का। अगर ये सोचकर फैसला होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत फैसला होगा या कोई गलत व्यक्ति आएगा। अब सवाल यह है कि कौन नहीं हो सकता। इस प्रश्न का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं था। ये प्रश्न सिर्फ इसलिए मैं लेकर आया हूँ कि सोशल मीडिया पर आजकल बड़े ज़ोर शोर से अभियान चल रहा है और ऐसा लगता है जो लोग बता रहे हैं कि कौन अध्यक्ष होगा या हो सकता है, उनके एक कान में मोहन भागवत जी ने आकर बता दिया है, दूसरे कान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि फलां अध्यक्ष हो रहे हैं। दो नाम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। एक है संजय जोशी का, जो महामंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, संगठन महामंत्री, और दूसरा नाम है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का। अब आप देखिए, जो लोग ये दोनों नाम चला रहे हैं, मैं उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि वो न तो भाजपा को जानते हैं और न संघ को जानते हैं, न इन दोनों की कार्यशैली को जानते हैं। वो न तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के बारे में जानते हैं, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के बारे में जानते हैं। ये दोनों किसी भी हालत में नहीं हो सकते। सामान्य समझ के अनुसार कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। संजय जोशी को भाजपा से हटा दिया गया, संगठन महामंत्री के पद से हटा दिया गया, लंबे समय से भाजपा में सक्रिय नहीं है। वो भाजपा के सदस्य भी हैं, इसमें भी शक है। भाजपा के लोगों का उनसे कोई संबंध नहीं है और उसके कारण क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सबको मालूम है कि और कोई भी हो सकता है। संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी हालत में नहीं हो सकते। न तो भाजपा बनाना चाहेगी और न संघ बनाना चाहेगा, क्योंकि मैंने अभी जो बातें कही उन सब के विपरीत जाएगी ये बात कि पहली बात समन्वय की, विश्वास की, संगठन को आगे बढ़ाने की। उन सब बातों से अगर आप नाता तोड़ लेंगे तब इस तरह का फैसला कर सकते हैं। सबको मालूम है कि वो क्यों नहीं बन सकते, तो उनके बनने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। लेकिन फिर सवाल है, क्यों नाम चलाया जा रहा है? नाम चलाया जा रहा है एक कारण से, भाजपा की 240 सीटें आ गई हैं, तो मोदी पर जिनको हमला करना है
उनको हथियार नजर आ रहे हैं संजय जोशी। आपको याद होगा नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने संजय जोशी को प्रभारी बनाया था, और विरोध में उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने नहीं आए। तो जो लोग ये नाम चला रहे हैं उनको लग रहा है कि संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं तो क्या मज़ा आ जाए। प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में रोज़ लड़ाई होगी। उन लोगों ने तो लगता है दोनों के लिए तलवारें भी जो है वो धो माँज कर तैयार रख ली होंगी कि कैसे लड़ाई होगी और कौन किसको किस तरह से गिरा देगा। और उनका लक्ष्य तो एक ही व्यक्ति को गिराने का है। ये जो कपोल कल्पना वाले हैं, कल्पना लोक में जीने वाले लोग हैं, उनकी नज़र में संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि बीजेपी की 240 सीटें लोकसभा की आई, 303 से घटकर। मोदी कमज़ोर हो गए हैं और मोदी को हटाना है, तो उनको लगता है संजय जोशी से बड़ा हथियार क्या हो सकता है। तो उनकी बुद्धि पर केवल तरस खाया जा सकता है, उनकी राजनीतिक समझ पर भी तरस खाया जा सकता है। उनकी इच्छा ये हो, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी इच्छा जाहिर करने का अपना अधिकार है। लेकिन तार्किक रूप से, कॉमन सेंस के दृष्टि से देखें तो ये संभव नहीं है। दूसरा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का चल रहा है। वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और इसके अलावा उनके परिवार का क्या योगदान है जनसंघ के समय से। उनकी माता जो विजय राजे सिंधिया जी थी, उनका क्या योगदान था जनसंघ में, उनका बहुत बड़ा योगदान था, और पूरी पार्टी इस बात को स्वीकार करती है। और इस समय के जो राजनेता हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करते हैं। तो इस सब के बावजूद अभी हाल ही में संपन्न हुए, यानी 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए राजस्थान के, दिसंबर 2023 में, पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान तक नहीं सौंपी गई। और चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार बनी तो उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम पर विचार भी नहीं हुआ। जो मुख्यमंत्री पद पर रह चुका हो, अनुभव हो, फिर भी नाम पर विचार ना हो, जिसे पूरे प्रदेश में इस आशंका के बावजूद कि इसका नुकसान होगा, सीटें हार सकते हैं, तो विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी वही हुआ। उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ ये पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें कमान सौंपी गई हो। तो ये उम्मीद करना कि उन्हें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये दो नाम हैं जो मेरी नज़र में किसी भी सूरत में नहीं होने वाले हैं, और होने वाले तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा और संघ में किसी भी स्तर पर, जो भी हायरार्की है, नीचे से लेकर टॉप तक चले जाइए, किसी भी स्तर पर इस पर विचार भी हो रहा हो, या ये विचार का विषय भी बन सकता है। लेकिन भाई, आपको कहने से कौन रोक सकता है? देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। गनीमत है आपने किसी कांग्रेसी का नाम नहीं ले लिया, उसको भी बता सकते थे कि ये अध्यक्ष होंगे, और उसका तर्क दे सकते थे कि चूंकि संघ नाराज़ है मोदी से और संघ मोदी को हटाना चाहता है, इसलिए इनको अध्यक्ष बना रहा है। ये सब बातें इस तरह से जो ब्लैक एंड वाइट में कही जाती हैं, होती नहीं है। संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई ये नहीं कह सकता कभी किसी दौर में कि 100% जो है एक राय रही हो। मतभेद होते हैं, होते थे और होते रहेंगे। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये किसी की इच्छा हो सकती है, वास्तविकता नहीं हो सकती है। इसलिए मोदी से मान लीजिए, कल्पना के लिए, तर्क के लिए, कि सरसंघ चालक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं, तो वो क्या पार्टी को ख़त्म करने का काम करेंगे? बीजेपी की विचारधारा को डुबोने का काम करेंगे? या ऐसा काम करेंगे कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए? 2029 के चुनाव में अभी काफ़ी समय है, क्या दरवाज़ा अभी से बंद कर देना चाहेंगे? अब इतनी सी कॉमन सेंस अगर नहीं है किसी में, तो वो किसी का भी नाम ले सकता है। कौन होगा अध्यक्ष मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे जितनी राजनीति की समझ है, जानकारी है, उसके आधार पर बताने की कोशिश की कि किस तरह का व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहिए। परम संतुष्ट व्यक्ति तो कतई नहीं होना चाहिए।
जिसे जो ये मान ले कि ये पद मिल गया, अब परम वैभव को प्राप्त हो गए हैं, अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।